नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने अपनी विरोधी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार ने केवल जातिवाद का राजनीति की है। इसके साथ ही विकास दुबे के प्रकरण में मंत्री ने कहा कि विकास दुबे गुंडा था और हमारी सरकार ने उसका खात्मा कर दिया। बाकी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, उन्हें जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। न केवल उत्तर प्रदेश उनके घर सुरक्षित रूप से वापस लाया गया, बल्कि उनको सबको राशन का किट, 1000 रुपया जीवन निर्वाह का भत्ता और फिर से उनको रोजगार छोड़कर यहाँ आए थे, तुरंत ही उनको मनरेगा और अन्य माध्यमों से रोजगार देने की व्यवस्था की गई। उनकी स्किल मैपिंग की गई। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक लोगों को स्किल मैपिंग करके विभिन्न औद्योगिक संगठनों और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू साइन करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राजनीतिक दल है सपा, कांग्रेस, बसपा, उनको पच नहीं रहा है। वो 2022 में अपना भविष्य एक बार फिर से अंधकार में देख रहे हैं। उससे और आगे 2024 में भी अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। इस कारण जातिवाद की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं और कानून व्यवस्था, अपराध तथा अपराधियों के मुद्दे पर भी जातिवादी जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ललितपुर में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अस्पताल के निरीक्षण के समय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के समय स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित कुछ और लोग भी मौजूद रहे। ये आने का उद्देश्य ये है कि मूलतः मैं कानपुर और झांसी में आया था, तो कानपुर और झांसी के बीच में जालौन को भी मैंने देख लिया था और इधर ललितपुर आपका पड़ता है, ललितपुर में देखा था। हमारा कोविड की लड़ाई में कितने टेस्टिंग हो रहा है, कितना हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पेशेंट्स निकल रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक निकल रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक निकल रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए मैं आया था। इस बीच में आपके जिला अस्पतालों का जो पहले लॉकडाउन के पहले जितनी क्षमता में लोग आते थे वो अब जगह नहीं आ रहे हैं, उसका कम से कम 1/3 हो गया। अगर यहाँ 1500-2000 आते थे तो अब लोग मुश्किल से 300 साढ़े 300 आते हैं। और उससे जुड़े हुए जितने भी सुविधाएं हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे डिजिटल एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिकल कमी, ये सारी चीज़ का एक समीक्षा करके हम उसका पूरा आगे जाके कितने लोग को हमको पोस्ट कराना है वो हमको देखना है। इसी के लिए हम जाके पूरे इन जगहों पर जा रहे हैं। संत कबीर नगर के धनघटा इलाके में ग्राम प्रधान द्वारा गांव में शौचालय बनवाने के लिए नींव की खुदाई चल रही थी, लेकिन कुछ दबंगों की वजह से अब शौचालय के निर्माण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दबंगों की तरफ से बयान आया कि शौचालय को कब्रिस्तान की जमीन पर बनवाया जा रहा है। वहीं इस मामले में जब लेखपाल से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि शौचालय बनवाने का जिम्मा प्रधान को दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो इस काम में कुछ अधिकारी दबंगों का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय के लिए खसरा नंबर 201 में बंजर की जमीन के लिए दिया गया था। वहाँ पे बकौली कला में पहले से ही वहाँ पे कब्र लगा हुआ था, बना हुआ है, लेकिन उस कब्रिस्तान से पूर्व में लोग वहाँ पे उस जमीन में भी शव को दफनाते थे। इस समय 2 साल से वहाँ पे कब्र में किसी का कोई दफन नहीं हुआ है, लेकिन उस पे लोग आमद है झगड़े बवाल पे कि यहाँ पे शौचालय ना बनाया जाए। तो बंजर की जमीन है, 653 है, बंजर की जमीन है, उस पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। और जो GS की जमीन है 201 नंबर में, जिसमें लेखपाल महोदय और भी अधिकारी आकर के उसको देख कर गए थे, वहाँ मतलब चिन्हांकन भी कर दिए, लेकिन ये लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग अपनी कब्रिस्तान बता करके वहाँ अड़ंगा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, हमारे शौचालय पर निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। कौन कौन है जो रोक रहे हैं? ये काजी एजाज अहमद हैं, नूर आलम हैं, शुएब अहमद हैं, मतलब कई लोग हैं। फर्रुखाबाद में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जीवाड़ा करने के मामले में BSA ने 30 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फर्जी शिक्षकों से अब सैलरी की रिकवरी की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा शासन ने इस पूरे प्रकरण पर टीम का गठन किया है और साल 2010 के भर्ती हुए शिक्षकों की भी जाँच की जाएगी। फर्जी पाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित है, 28 और 23 लोगों की सूची में हमारे यहाँ 25 लोग पाए गए, 25 के 25 बर्खास्त हो गए हैं, 25 पे FIR हो चुकी है। स्तरीय समिति का गठन हो गया है, DM साहब और एडिशनल SP साहब, वो उन लोगों की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और लगातार जो है उसकी समीक्षा हो रही है, कार्रवाई का दिमाग है।
अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में खाकी वर्दी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक पुलिस कांस्टेबल की धमकी से डरकर एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती के खुदकुशी करने के बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल का उनकी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शादी तय होने के बाद कांस्टेबल ने उनकी बेटी को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद उनकी बेटी ने इस तरह का कदम उठा लिया। बहरहाल पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम डालचंद है और वो जा करके वहाँ धमकी दे के आया है। फिर उसके बाद में फिर वापस आ गई मेरी बेटी, फिर दोबारा ससुराल चली गई। वहाँ से आकर के फिर दोबारा मैं उसको धमकी दी, वीडियो बनाने की कोशिश करी उसने। बोले या तो जहर खा के मर जा, नहीं तो मैं तेरी फिल्म बना दूंगा। उसने उसकी डर की वजह से सर और जहर ला कर शादी की थी आपने? तो ये डालचंद कौन है? डालचंद हमारे गाँव का लड़का है। किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था आपकी लड़की को? वो कहता था कि तो जहर खा के मर जा, नहीं तो मैं मतलब या मेरे साथ शादी कर ले। आजमगढ़ के रौनापाट थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच खूब मारपीट हुई। आरोप है कि इस मारपीट के बाद पुलिस ने केवल एक तरफा कार्रवाई की। पुलिस की इस एक पक्षीय कार्रवाई के बाद सभा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने केस दर्ज करवाया है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की मांग करते हुए पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंच गया। ये एक रौनापार में 11 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था। तो ये आग्रह लेकर आए थे कि इनके साथ भी इनके लोगों को भी चोटें आई हैं, तो अतः इनका क्रॉस मुकदमा भी लिख दिया जाए। तो इसकी नियमानुसार छानबीन करके जितनी सत्यता होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर में बंदरों के आतंक की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बंदरों के झुंड द्वारा कच्ची दीवार ढह गई। दीवार के गिरने से बगल में सो रहे महिला समेत उसका परिवार मलबे में दब गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद सीएम ने दुख जताते हुए परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा की है। कुछ बच्चे और उसकी माँ सो रहे थे गर्मी में बाहर। बगल में उनके चाचा के मकान पे बंदर आ गए और वहाँ छतों पर दीवार छोटी सी बनी हुई थी, जिसको उन्होंने गिरा दिया। तो ईंटें गिरने की वजह से उनके चेहरे पे और सिर में चोट लगने के कारण बच्चों की और उसके माँ की मौत हो गई है। 5 लोगों की टोटल इसमें मौत हुई है, बाकी एक बच्चा घायल है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एक परिवार के लोग बाहर खुले में सो रहे थे दीवार से सटकर। ये जब उनका घर था, लेकिन मुझे लगता है गर्मी की वजह से बाहर सो रहे होंगे, तो दीवार से सटकर सो रहे थे। पड़ोसी के दीवार की कुछ ईंटें गिर जाने के कारण उनकी डेथ हो गई है 5 लोगों की, जिसमें से माँ है, एक बेटी है और 2 बच्चे हैं। तो 2 जीवित बचे हुए बच्चे हैं जिनको मामूली चोट आई थी और उनको उपचार के उपरांत छोड़ दिया गया है। इस हृदय विदारक घटना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा घटना लाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस पर निर्णय लेते हुए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा पूरे पीड़ित परिवार के लेकर की है। पीड़ित परिवार में 2 जीवित बच्चे हैं और उनके नाना हैं बच्चों के, जो अभिभावक के रूप में काम कर रहे थे। मृतका के पति की पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए परिवार जो है अपने नाना के घर में रहता था। उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रतापगढ़ में हत्या की वारदातें बढ़ रही हैं। नगर कोतवाली इलाके में सीताराम धाम के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी। साथ ही सीताराम धाम के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई और शव की पहचान कराने के लिए लोगों से पूछताछ जारी है। एक 25-30 साल का मजदूर कहाँ है की तरह लग रहा है और इसको घायल किया गया है। पहचान करवा रहे हैं ये कौन है, और जो फुटेज वगैरह देखने से लग रहा है कि वो लड़काता हुआ जा रहा है, उसके पीछे से कोई जा रहे हैं और पैरों में सीमेंट वगैरह लगा है। साइकिल है और इसके झोले में भी खाने का रोटी वगैरह है। इससे लग रहा है कि उनका आपस में कोई विवाद हुआ है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में पुराने विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भिजवा दिया है। पुलिस हत्या के मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला चौकाबाद में आज एक
तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जिसने गोली मारी है उसको उसका पड़ोसी है पप्पू सेन, पुलिस के द्वारा टीम गठित कर दी गई, शीघ्र गिरफ्तारी करके हम लोग वैधानिक कार्रवाई में सूचित कर। आगरा के बासोनी थाना में 2 दिन पहले नदी में डूबे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। युवक के बारे में कुछ पता नहीं चलने पर परिजन हताश और आक्रोशित हो गए। आक्रोशित परिजनों ने एसडीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम आवास पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन के लिए, वन विभाग के लिए, वन विभाग शाम को 5 बजे पहुंचा तो 1 घंटे के बाद वहां से चला गया। फिर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, एक बोट आई केवल, तो बोट पे ना तो कांटे हैं, ना कोई जाल है, ना कोई गोताखोर है, ना कोई व्यवस्था है। और ये लड़का किसान गरीब आदमी का, अगर किसी पैसे वाले का होता ना तो अभी तक उसकी डेड बॉडी बाहर आ जाती खोज के। तो हमारी गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं कर रहा है, ना प्रशासन, ना वन विभाग, ना कोई भी। वन विभाग वाले भी हैं तो वोट लाए तो उनसे बोलते हैं कि पेट्रोल दो।